मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान आपकी खिदमत में टीज़ेड के यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर हमीद बाशानी, जो कि कनाडा में मुक़ीम हैं और अपने पस मंज़र के हवाले से साबका एनएसएफ आज़ाद कश्मीर और उसके बाद अब बाएँ बाज़ू की सियासत के साथ इनका एक एक्टिविज़्म मौजूद है और इनकी इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ़ हालात के ऊपर दस्तरस है। आज हम इनसे जो कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसके हवाले से ही बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में एक मख़सूस एक चल-चलाओ इंडिया की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से मौजूद है उसकी वजूहात क्या हैं? थैंक यू वेरी मच बाशानी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आफ़री का। आपका शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया, थैंक यू। आपने टाइम निकाला। बहरहाल आपके साथ जो कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ अरसे से जो कश्मीर का मामला है वो एक तरह से सर्द खाने में गया हुआ है। जब से ये इमरान खान का सारा सिलसिला एक स्टांस बना और उसके बाद इंडिया ने जो वहाँ पे एक 370 का सारा सिलसिला किया, उसके बाद से अब एक यूँ महसूस हो रहा है कि सर्द खाने में चला गया है। क्या ये मसला कोई आपके ख़्याल में इसी तरह से रहेगा या ये इसको हम समझें बस यही हाल है जो इस वक़्त हो रहा है और जो खामोशी है और एक सारा सिलसिला एक तरह से एक हलशुदा इशू के तौर पे जैसे देखा जा रहा है, कोई ज़्यादा इसकी सियासी लोगों में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती, सियासी एजेंडे पे इसको कम रखा जा रहा है, बल्कि यही किया जा रहा है कि वहाँ पे जिसके पास जो कुछ है वहाँ पे क्या-क्या किया जाए, कौन सी हुकूमत बनाई जाए, कौन से उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएँ, इस तरह की सियासत हो रही है। क्या आप फरमाएंगे इस बारे में? देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये अगर आप इस मसले को हिस्टोरिकली देखें ना, जो इसके मुख्तलिफ अदवार में जो नशीब-ओ-फराज रहे हैं, तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जो है ना, ये इसी तरह कई दफ़ा बहुत बड़े मसले के तौर पे बन के उभरता रहा हो, जैसे कि दुनिया में इससे बड़ा मसला कोई है ही नहीं और बर्र-ए-सगीर में तो बिल्कुल नहीं। तो कई दफ़ा ये बिल्कुल इस तरह एक खामोशी के उसमें चला गया। तो ये आपने खुद ही देखा होगा स्पेसिफिकली जब से हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं 70s के बाद आपने इसके अप्स और डाउन देखे हैं और ये 100% जो है वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो किस तरीके से इसको सेट करते हैं कि उन्होंने क्या इसमें जो है ना वो मुझे वो एक राइटर की बात याद आती है कि ये उनके लिए एक मदारी के कबूतर की तरह है हाँ, कि जब उनको जी करता है तो निकाल के इसका तमाशा लगाते हैं और फिर कुछ अरसे बाद पटारी में बंद करके बैठ जाते हैं। वो आजकल पटारी में पाकिस्तान की तरफ से बंद हुआ है हुँ, और हुँ, हिस्टोरिकली ये होता रहा। आप देखें शिमला जब हुआ था, तो शिमला के बारे में लोगों के बड़ा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कश्मीर को लेके, लेकिन मैं उसको डिफरेंटली देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक जो है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बल्कि इंटरनेशनल जो पीस लविंग फोर्सेस की एक अचीवमेंट थी। जो शिमला अकॉर्ड था, उस पे क्या सौदा हुआ, क्या नहीं हुआ, उस बहस में जाए बगैर चूँकि पीस की तरफ ये एक बहुत बड़ी लीप जिसको आप छलांग कहते हैं, ये था, बड़े मुश्किल हालात में। तो उसके नतीजे में भी आपने देखा कि जब जनाब उस शिमला अकॉर्ड की रोशनी में उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो उसमें पॉलिसी ये थी कि कश्मीर के लफ्ज़ को इग्नोर करो, इसको हटा दिया जाए और आप बाकी बातें जो हैं उन पे करें। तो जिसकी वजह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब वापस उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो उनको बड़ी रेज़िस्टेंस का सामना करना पड़ा। लेकिन वो फाइनली बिलाखिर वही जो जंगबाज़ कुव्वतें, जो वार मोंगर्स थे, उन्होंने उसको टेक ओवर करके तो 4-5 साल बाद फिर एक इतना बड़ा मसला बना दिया, गोया उसके अलावा कोई मसला ही जो है, वो पाकिस्तान में नहीं है। ये रिपीटेडली होता रहा है, हर दौर में आप देखें। जनरल ज़ियाउल हक जो है, आप देखें बुनियादी तौर पे एक राइट विंग किस्म की फंडामेंटलिस्ट मेंटालिटी रखने वाला आदमी था, लेकिन कश्मीर पे उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। और उसकी जो डिप्लोमेसी थी, क्रिकेट डिप्लोमेसी वगैरह-वगैरह, वो आप देखें कि उसने किस तरह एक जो है इसको एक साइड पे रख के तो उसकी वजह ये थी कि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ उस वक़्त उसको इंडिया की तरफ से किसी रिएक्शन को बचाने के लिए उसने किया, लेकिन जो ही सोवियत वाला मसला थोड़ा हल हुआ तो उसने वो सारे गोरिल्ले जो हैं वो कश्मीर में दाखिल कर दिए। उसके बाद यही बात जो है वो मुशर्रफ साहब के तो ज़माने में भी हुई कि उन्होंने आगरा और वो सारे एक्टिंग की इतने बड़े पैमाने पे
और बाद में जो है वो जाके कारगिल में जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म का एक मामला। तो ये चीजें जो है ना, इसको सामने रख के देखें तो इसमें कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान में गुज़श्ता मैं समझता हूँ कि 4-5 सालों में ये रियलाइजेशन हुई है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि जी मसला है कश्मीर को एक तरफ रखें। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई शौरी तौर पे या एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये मान लिया कि जी कश्मीर कोई मसला नहीं या हम हल नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने एक टैक्टिकल जो है वो मूव ली है कि इसको एक तरफ रख के तो हम दीगर मामलात को कंसंट्रेट करते हैं। और इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि इसकी वजह उनका कोई कॉन्शियस प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है, बल्कि इसकी वजह उनका खौफ था। आपको अगर याद हो तो इमरान खान की वो तकरीर जो है जो 5 ऑफ अगस्त 2019 के तनाज़ुर में उन्होंने मुज़फ्फराबाद में की थी कि जी ये कश्मीर करते करते हम पाकिस्तान के लिए हमने जो है एक सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर दिया है। और लोगों को उसने मुज़फ्फराबाद में जलसे में कहा था कि जी आप लोग ये कोई मार्च इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ ना करें या कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान हम पे हमला कर दे और कश्मीर लेते लेते हम पाकिस्तान से भी जाएं। तो ये वो खौफ था, ये इमरान खान की अपनी को ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं थी, ये स्टेटमेंट पीछे से आई थी। और आपको पता ही है कि उस वक्त जो पॉलिसी मेकर्स या डिसीजन मेकर बैठे हुए थे स्पेसिफिकली मिलिट्री में, वो इधर उधर उनका ये पूरा एक था कि जी हमारा कोई हिंदुस्तान से या इस तरह नहीं, हमें अंदरूनी तौर पे खतरा है। तो वो पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है पाकिस्तानी पार्ट पे, जिसमें कि पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ी खामोशी इख्तियार की। और इन 5 सालों में सिवाय एक इमरान खान की तकरीर जो है यूनाइटेड नेशन में, जो मेरे नज़दीक एक मीनिंगलेस कैथारसिस के अलावा उसका कोई मतलब नहीं था, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई। चूँकि मैंने बहुत करीबी तौर पे इस मसले को मॉनिटर किया, आप ये देखें कि हज़ारों की तादाद में डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते थे पर डे। पूरी दुनिया में जो आपकी एम्बेसियाँ हैं, कोई कहीं से खत लिख रहा है, कोई कहीं किसी को मिल रहा है और जगह-जगह पे एक ढंढूरा पीट रहा होता था कश्मीर का। लेकिन गुज़श्ता 5 साल के डॉक्यूमेंट आप निकाल के देखें तो उसके मुकाबले में ज़ीरो है। उसकी वजह ये है कि बाकायदा इन्होंने कॉन्शियसली डिसीजन किया कि इस मसले पे जो है हम खामोशी इख्तियार करते हैं। अब इसमें भारत कितना शामिल है या नहीं है, इसमें मैं आपकी बात इसलिए ये इस तरफ तवज्जो लाना चाहता हूँ कि भारत ने जो डिसीजन किया, वो किया उन्होंने अपने ताकत और अपने मसल्स की स्ट्रेंथ की बुनियाद पे। अब उसमें पाकिस्तान ने उनको कंसेंट दी, अप्रूवल दी, नहीं दी, ये एक लंबी बहस है। लेकिन अगर नहीं भी दी तो मेरे ख्याल में उनको ज़रूरत नहीं थी, चूँकि जो 5 ऑफ अगस्त का या वो तो उन्होंने जो ज़ाहिर है उनका एक सारा एक अपने एक उसके धौंस और अपनी एक ताकत के ऊपर बिल्कुल ठीक। एग्ज़ैक्टली वो कर लिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि हम जो है, जो हिस्टोरिकली हमने एक खौफ पैदा किया हुआ था कि कश्मीर पे कोई यूनिलैटरल कोई डिसीजन होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। हुँ, इसलिए उन्होंने मज़ीद आगे बढ़े। उसकी वजह से उनको 2 फ़ायदे हुए। एक तो उनकी पब्लिक ओपिनियन जो है, उसमें उनके हक़ में जो बीजेपी की बरसर-ए-इक़्तिदार हुकूमत को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली। और दूसरा ये है कि उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान किसी रिएक्शन के बजाय मज़ीद डिफेंसिव हो गया। हुँ, चूँकि ये पहली दफ़ा हकीकत खुल के सामने आई कि हकीकत में पाकिस्तान कर ही कुछ नहीं सकता। जब आप लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हुँ, और इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक महाज़ पे भी आप कोई काबिल ज़िक्र इनरोड्स नहीं बना सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सिंपली जो है इन्होंने सरेंडर किया। हुँ, और इस हकीकत को बहुत पहले इनको तस्लीम कर लेना चाहिए था कि भाई ये इस तरीके से नहीं हो सकता, जिसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो हमें मशवरे देती है, और इस पे मैंने बड़ा मगजमारी की। आप देख लें जिस किसी शख्स से भी, कोई पाकिस्तान का डिप्लोमेट, कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई फर्स्ट सेक्रेटरी तक भी कहीं मिला हुँ, कश्मीर इशू पे, तो अगले आदमी ने उसको यही मशवरा दिया कि भाई आप इंडिया के साथ बात करके जो म्यूचुअल नेगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढे। ये आप अमेरिका के 8-10 प्रेसिडेंट से लेके और किसी बरतानवी, फ्रांसीसी, किसी काबिल जिक्र लीडर को देख लें, उसने रिटन डॉक्यूमेंटेड मशवरा यही दिया जो हुँ, पाकिस्तान ने नहीं माना। हुँ, जिसके नतीजे में इनको ये दुख आखिर दिन देखना पड़ा कि एक यक तरफा जो डिसीजन किया भारतीय जनता पार्टी ने मोदी साहब की क़यादत में, वो उनको मन-ओ-अन जो है वो तस्लीम करना पड़ा।
और इस वक्त एज वो स्पीक इस वक्त सिचुएशन यही है। ये जो खामोशी इस तरफ है कि इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसकी वजह है कि इनके हाथ में था ही कुछ नहीं। तो उसके नतीजे में ये इस वक्त जो एक सिचुएशन है, ये कोई दोस्ती की सिचुएशन नहीं, ये एक बैलेंस ऑफ टेरर है। एक खौफ का तवाज़ुन कायम है। पाकिस्तान में सारी ताकतवर कुव्वतें ये समझ रही हैं कि हमने हिंदुस्तान को छेड़ा तो ऐसा ना हो कि वो हमसे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी छीन ले। अब उनकी सबसे बड़ी दौड़ ये है कि किसी तरह ये गारंटी ले लो कि ये इलाके जो है वो इंडिया हमसे नहीं मांगेगा, जो कि इंडिया रिपीटेडली कह रहा है कि मैं मांग रहा हूं और मांगूंगा। ये इस वक्त सिचुएशन है जनाब। इसमें इस सारी सिचुएशन के अंदर जो वहां पे जाहिर है कि अगर रियासती लेवल पे इंडिया का एक स्टांस है, पाकिस्तान रियासत का एक स्टांस है, उसके अंदर वहां पे कोई कश्मीर के अंदर इंडिजिनस मूवमेंट भी तो ऐसी कोई है क्या? वो अपने तौर पे सर नहीं उठाती इस मामले पर कि अगर इंडिया उधर ये कर रहा है, इधर पाकिस्तान ने अगर खामोशी इख्तियार की है, तो वो तो एक तरह की एक्सेप्टेंस है कि जो कुछ है इसको एज इट इज चलाया जाए। लेकिन इसमें फिर इंडिजिनस जो बहुत सारे जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, हुर्रियत पसंद है, बहुत सारी ऐसी जो वहाँ पे हुर्रियत की तहरीकें हैं, उनका उनका रिएक्शन क्या आ रहा है? देखें, कश्मीर के अंदर जो लोग किसी तरह से कश्मीर के मसले को लेके एक्टिविज्म करते थे, उनकी कई किस्में हैं ज़ाहिर है, और उन सबको आप इंडिजिनस ही कह सकते हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर सारे लोग जो है वो बाय बर्थ एंड बाय एवरीथिंग कश्मीरी हैं, ख्वाह वो प्रो इंडियन हूँ, प्रो पाकिस्तानी हूँ। अल्टीमेटली ज़ाहिर है उनकी जो एथनिसिटी है वो तो है ही कश्मीरी, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मुख्तलिफ बिल्कुल। मामलात में। तो इसका फ़र्क वहाँ पे पड़ा इसलिए कि पाकिस्तान ने आखिरी वक्त में जब 10-15 साल में जिन कुव्वतों की सपोर्ट की, वो बुनियादी तौर पे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कुव्वतें थी, जिनका आज़ादी के साथ जो है का दूसरा मतलब ये था कि हमें किसी तरीके से इंडिया से छुड़ा के पाकिस्तान को दे दो। सिंपल ज़बान में मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसलेट करने का। और उसमें कोई बड़े से बड़ा हीरो हो या छोटे से छोटा एक सियासी वर्कर हो, या जब आप पाकिस्तान के झंडे लहराएँगे श्रीनगर की सड़कों पे और नारे लगाएँगे इस तरीके के जो पाकिस्तान में लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके नज़दीक आज़ादी का मतलब ये है कि ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसको आप लेके तो उसको दे दें। जिसको ज़ाहिर है आप ज़्यादा देर तक सस्टेन करना मुश्किल इसलिए होता है कि वो फिर नहीं, उसके ये तो सारे बशानी साहब वो लोग हैं ना, ये तो सारे वो लोग हैं जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की एजेंसियों से जो उनको एक सपोर्ट हासिल है, उनका एक मौक़िफ़ है कि वो प्रो पाकिस्तान स्लोगन लगाते हैं। लेकिन जी। वहाँ कोई कोई इंडिजिनस मूवमेंट भी कोई है? कोई ऐसी जो कि और बिल्कुल वो जो आज़ादी की इंडिजिनस मूवमेंट बिल्कुल जो थी, उसको पहली बात ये है कि एक तो पाकिस्तान ने उस मूवमेंट को अंडरमाइन किया इन लोगों की सपोर्ट करके। ये आपको याद है ना कि 90s में जो मिलिटेंसी और मिलिटेंसी के बाद इन फाइटिंग हुई, तो वो इन फाइटिंग इंडिजिनस वर्सेस यही जो प्लांटेड और जो प्रॉक्सी कुव्वतें थी उनके दरमियान हुई, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। और उसके बाद उनको इन्होंने अंडरमाइन कर दिया। तो अंडरमाइन होने के बाद जब ये नया दौर आया जिसमें जाके तो हिंदुस्तान ने ये अमल किया, तो उसमें तो उन लोगों को तो कोई सपोर्ट ही नहीं थी। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो सपोर्ट की बुनियाद पे सारी तहरीकें चलती हैं, या कुछ लोग जो बचे थे वो अरेस्ट हो गए, कुछ जेलों में चले गए, कुछ जो है उनका अंडरग्राउंड हो गए, इस तरह का मसला हो गया। इसलिए वहाँ पे सरफेस पे जो 2 कुव्वतें रह गई, वो यही थी जो इस वक़्त आपको नज़र आती हैं कि एक जो प्रो इंडियन फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और इस तरह के लोग हैं, जो दोनों ज़ुबानें बोलते हैं। कभी जब मौका मिलता है तो इधर की बात भी कर लेते हैं और कभी जो है उधर की भी। लेकिन जो असल वहाँ की तहरीक थी, जो कश्मीर के अंदर एक ओरिजिनल आज़ादी की बात करती थी, उसको कॉर्नर करके, अंडरमाइन करके तो दीवार से लगा दिया गया था, जिसमें कि पाकिस्तान की तरफ से ये बाकायदा प्लान किस्म की एजेंसीज़ की तरफ से मूव थी, जिसके नतीजे में उन्होंने ये हिज़्बुल मुजाहिदीन और ये इस तरह की जो दीगर फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट की, और उन्होंने जाके तो वहाँ पे एक बाकायदा असॉल्ट किया, कत्ले-आम किया जो है वो जो वहाँ की मकामी तहरीक के खिलाफ, और उसके नतीजे में टेक ओवर किया। और जब ये पाकिस्तान की तरफ वो लोग देखते थे 2 तरीकों से कि एक तो पाकिस्तान डिप्लोमैटिक महाज़ पे हमारी बात करता है, और दूसरा जो कश्मीर के अंदर क्रॉस बॉर्डर
मिलिटेंसी हो रही है या इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या तो हमें हेल्प करती हैं या हमें इग्नोर करती हैं, यानी हमें रोकते नहीं। लेकिन जब ये सिचुएशन क्लियर हो गई, वहां पे आपको एक इंटरनेशनल प्रेशर पड़ गया जिसमें FATF एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और आपको इंटरनेशनल जो फोर्सेस की तरफ से ये क्लियर मैसेज मिल गया कि आपको ये स्टॉप करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो लोग भी इनएक्टिव होके बैठ गए, क्योंकि वो चलते ही जो है इस स्पोर्ट की बुनियाद पे थे। तो एज वी स्पीक कश्मीर के अंदर एक खामोशी है और उस खामोशी में नाराजगी का आंसर बहुत ज्यादा है। लोग समझते हैं कि हमें बिट्रे किया गया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एक तवक्को लेके बैठ गए थे पाकिस्तान के साथ। जब 5 अगस्त का अमल हुआ तो उन्होंने समझा था कि पाकिस्तान इसमें कोई बहुत बड़ी इंटरवेंशन करेगा, जो कि ज़ाहिर है नहीं हुई, ना हो सकती थी। ये अनरियलिस्टिक किस्म की ख्वाहिश थी मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से वो मायूस होके, तो एक नाराजगी की खामोशी जो होती है ना, जिसमें आप जानबूझ के खामोश हो जाते हैं, वो अमल हुआ। ऐसा कभी जो है वो श्रीनगर की तारीख में नहीं हुआ जितनी खामोशी 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखी होगी। वहां 2 कहीं साल ना में नहीं हुई, बिल्कुल ठीक बात, कहीं ठीक बात। एग्जैक्ट। इसमें इसमें बशानी साहब, एक जरा एंगल से एक बात आप देखिए कि दुनिया के इंपीरियलिज्म, जो एक ग्लोबल इंपीरियलिज्म है, हमारा सरमायादारी निज़ाम है, अमेरिका है, यूरोप है, इनकी जो एक तीसरी दुनिया की तरफ मूवमेंट, जहाँ भी इनकी इंटरफेरेंस होती है, इन्होंने मज़हब के इस्तेमाल को एक पूरा एक फ्रंट के तौर पे रखा हुआ है कि ये एक इस्लामी फ्रंट बनाओ और लोगों को आपस में लड़ाओ। यही पॉलिसी पाकिस्तान की हुकूमत ने यहाँ पे कश्मीर के अंदर रखी हुई है, जो अमेरिका ने बाकी दुनिया की तरफ रखी है, यही पाकिस्तान की रियासत की तरफ से वो कश्मीर की तरफ है कि मज़हब को इस्तेमाल करो, मज़हबी वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको उनको वहाँ पे प्रमोट करके एक अपने मकासद का जो हल किया जाए और इस्लाम को इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें फिर फ़र्क क्या है कि अगर वो इंपीरियलिज़्म इनके साथ कर रहा है, ये अपना एक वही मिज़ाज वहाँ पे एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। तो आपको इसमें कोई ममासले दिखाई देती है इस लिहाज से कि पूरा एक एक इंटरनेशनल जो एक इंपीरियलिज़्म है और उसको आप रीजनल इस तरह की जो एक डोमिनेशन की पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर आप चला रहे हैं और मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं? बल्कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो इंपीरियलिज्म है ना, ये उस इंटरनेशनल इंपीरियलिज्म से भी बदतरीन है, चूंकि उसमें इतना रिलीजियस फैक्टर इन्वॉल्व नहीं जितना इसमें रिलीजियस फैक्टर इन्वॉल्व है। और कश्मीर के केस को आप देखें तो पाकिस्तान का पूरा केस जो है वो रिलीजन पे खड़ा है। स्टार्ट ही जहां से होता है ना, जहां वो कहते हैं जी कि कश्मीरियों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हम मानते हैं, और उसका तरीका ये है कि आप वहां पे रेफरेंडम करा के लोगों से पूछेंगे वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ। स्टार्ट ही यहाँ से होता है, जो कि बुनियादी तौर पे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की नफी है। नफ़ी है, दोनों और सब। 1947 का एक्शन रीप्ले करने की एक ख्वाहिश है कि जिस तरह 1947 में मजहब की बुनियाद पे बर्र-ए-सगीर तकसीम हुआ था और खून खराबा हुआ था, उसी तरह इसको रीप्ले किया जाए। और मैं ये आपको बताऊं कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस वक्त जो तकसीम हुआ था, उसका अगर आप परसेंटेज के हवाले से देखें तो जम्मू के अंदर जो कत्लेआम या जो खून खराबा हुआ था वो बहुत ज्यादा था। तो अगर ये उस वक्त ये सिचुएशन थी, हालांकि उस वक्त कश्मीर को तकसीम के एजेंडे पे नहीं था, तो आज अगर आप एजेंडा ही ये रखें कि हम कश्मीर को मजहब की बुनियाद पे तकसीम कर रहे हैं और लोग ये डिसाइड करें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ, तो फिर आप वहां पे खून खराबे और मजहबी मुनाफरत और मजहबी तसादम की यही अंदाजा होगा। लगा सकते हैं। कोई भी सैन माइंड अंदाजा लगा सकता है कि ये किस किस्म की रेसिपी है। तो इसलिए ये आपकी बात सही है कि ये जो मजहब के नाम पे जो बुनियादी तौर पे पॉलिटिक्स हो रही है 1947 से लेके, इसने ना सिर्फ खुद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीक कर दिया, बल्कि पूरे बर्र-ए-सगीर में और स्पेसिफिकली कश्मीर में ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन गया, जिसको रोकना और तब्दील करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। आपको इसका हल क्या दिखाई देता है? अब क्या इसका हल किया जाए कि ये मसला, ज़ाहिर है कि ये दोनों ताकतों से तो हल नहीं होगा। क्या वहाँ पे कोई ऐसी कोई सेक्युलर मूवमेंट को प्रमोट किया जाए? तो या सारे सारे इश्यू को, पूरी सोसाइटी को एक उस हवाले से देखा जाए कि यहाँ जहाँ पे मज़हब से बालातर कोई मसाइल का हल देखा देखा जाए? क्या उससे ये मसला हल हो जाएगा? इंडिया में जैसे रियासत एक पुरानी एक कांग्रेस के ज़माने से तो एक सेक्युलर इंडिया था, वो कि अब
मोदी ने तो उस सारे सिलसिले को पूरा मंजरनामा बदल दिया है। उसने भी वहाँ पे एक इंतहा पसंदी और वो सारा सिलसिला शुरू किया हुआ है, और वो वहाँ से कश्मीर के अंदर भी उसी तरह की पॉलिसी लेके चल रहा है। वो तो मोदी का एक अपना है। पाकिस्तान से भी इस्लाम के हवाले से एक मज़हबी ऑर्गेनाइज़ेशनों को प्रमोट किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इधर बैन की जाती हैं, उधर उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ये एक सारा सिलसिला जो है, इसको अगर इससे हट के अगर देखा जाए, आप क्या समझते हैं कि ये इस मसले का हल होगा, कि अगर इसको एक सेकुलर हवाले से सारे सारे इश्यू को देखा जाए? देखिए सर, इस मसले का हल है ही ये, इसके अलावा कोई हल ही नहीं है कि आप इस मसले को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर रखें, तो फिर वहाँ के लोग जो है वो इसी बुनियाद पे डिसाइड करें, ना कि मज़हब की बुनियाद पे कि उनका फ्यूचर क्या है। और इस बुनियाद पे वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम इंडिया के साथ ठीक हैं, अगर इंडिया के साथ उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई रिज़र्वेशंस हैं, कोई टर्म्स और कंडीशंस हैं, उस पे बात कर सकते हैं, या इस बुनियाद पे अगर वो डिसाइड करें कि हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये मसला आप इवन सेकुलरिज़्म की बुनियाद पे भी ले जाके जब इन खतूत पे हल करेंगे ना, कि आपने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ, तो ये मसला हल होगा फिर ही भी नहीं। नहीं हल होगा, फिर भी नहीं हल होगा, ठीक और बात। उसकी वजह ये है कि इंडिया की अब ये ज़रूरत नहीं बनती इस बुनियाद पे आपसे बात करने की। इंडिया ने बहुत ही टफ और डिफ़िकल्ट किस्म की सिचुएशन में ये बात नहीं मानी। हुँ, आप एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं, हिस्ट्री जानते हैं, एक वक़्त ऐसा था कि पूरा वेस्टर्न जिसको आप इम्पीरियलिज़्म कह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान की पुष्ट पे खड़ा था कश्मीर इश्यू पे। आप अगर डॉक्यूमेंट उठा के देखें, जब इंडिया जो है वो गैर जानबदार तहरीक को लीड कर रहा था और ये अमेरिकी पॉलिटिक्स जो हो रही थी, ये सारे मामला, तो उस वक़्त उन्होंने नहीं माना कि हुँ, हम ना रेफरेंडम कराते हैं, ना किसी तरीके से जो है वो कश्मीर को ये इस पे बात करते हैं कि आपको दे दें या वगैरह-वगैरह। तो अब इंडिया की ज़रूरत क्या बनती है? हुँ, देखिए ना, 2 फैक्टर होते हैं, एक तो ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर होता है, जो इस वक़्त जो है वो इंडिया के हक में इस हद तक चला गया है कि एक तरीके से अब उसको किसी तरह के कोई किसी भी मुल्क की तरफ से किसी शिकवे, शिकायत या किसी तरह की कोई हाँ, कोई प्रेशर मसला नहीं, नहीं। इंडिया में कोई प्रेशर नहीं है अब, बिल्कुल। जी, जी। एक और दूसरा इंटरनल प्रेशर भी खत्म हो गया। इंटरनल प्रेशर जो मिलिटेंसी की वजह से, या जो आपने बात की है कि इंडिजिनस मूवमेंट का प्रेशर था, वो भी जो है वो बहुत हद तक खत्म हो गया। तो अब इंडिया क्यों आके बात करे हुँ, कि जी आप हमसे ये ले लें या ये रेफरेंडम कराएँ। इंडिया के लिए तो अब जो सिचुएशन है वो आइडियल है हुँ, कि एक स्टेटस को भी अगर वो बरकरार रख सकते हैं, जो कि वो रखने की पोज़ीशन में हैं, तो फिर भी असल कश्मीर तो इंडिया के पास ही है ना, जम्मू, हुँ, लद्दाख से लेके श्रीनगर तक। या तो इसलिए इस मसले का ये हल है ही नहीं। इस मसले का हल ये है कि कश्मीरी अवाम को एम्पावर किया जाए। वो जहाँ-जहाँ बसते हैं, जहाँ-जहाँ उन रहते हैं, वहाँ-वहाँ के उनके डेमोक्रेटिक राइट्स और वहाँ की जो हक़ मलकियत है और हक़ हुक्मरानी है, वो उनको मुंतकिल की जाए। वो अपनी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, उसके प्रोसेस में वो जाके आपस में मिलके डिसाइड करें कि भाई हमारा फ्यूचर क्या होगा और हमने करना क्या है। उसमें ना पाकिस्तान और इंडिया एक-दूसरे पे बंदूकें ताने, ना किसी इंटरनेशनल कुव्वत को उसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसका कोई हल है ही नहीं। और इसका हल इसलिए नहीं है कि इसकी वजह से कोई किसी का कुछ जा नहीं रहा है। या पाकिस्तान का कम जा रहा होगा मुमकिन है, चूँकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत सारे मामलात इसके साथ जुड़े हैं, कोई मैटर ऑफ ऑनर है, कोई मैटर ऑफ रिसोर्सेज़ है, कोई वाटर का इश्यू है, कोई बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इंडिया के लिए कोई काम इसका रुका हुआ नहीं है कि जो कश्मीर का मसला हल करके तो हल होगा। ठीक बात है। जी, बशानी साहब, आपके साथ बड़ी अच्छी बातचीत हुई। नाज़रीन, हमने कश्मीर के इश्यू पर बशानी साहब के साथ जो बातचीत की, ज़ाहिर है उसका अल्टीमेटली निचोड़ यही है कि वहाँ पे एक सेकुलर मज़हब से बालातर सियासत की जाए, और इस मसाइल को हल उसी बुनियाद पे किया जाए। इसको मज़हबी हवाले से इस्तेमाल करके, रिलिजन को इस्तेमाल करके, इसको पाकिस्तान का या इंडिया से दुश्मनी का अगर वहाँ पे आप चलाएँगे, तो पाकिस्तान, ये इस बात साबित हुई है कि इस तरीके से हम ना तो ज़बरदस्ती को वहाँ पे हो सकती है, बल्कि अल्टीमेटली इसके अंदर जो सफ़रिंग हो रही है, वो कश्मीरी अवाम की हो रही है। कि इसको हल करने के लिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वहाँ पे रिवाज दे देना, और ये कहना को देना बेहद ज़रूरी है। ये कहना कि ये मेरा है, वो मेरा है, छीना ज जब भी की जाए, मैं समझता हूँ इससे ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि इससे 22 करोड़ अवाम इधर के सफ़र कर रहे हैं, और इसी तरह इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, और उनका बड़ा बजट का हिस्सा इसके ऊपर लग रहा है।
और वहाँ के अवाम जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। इसलिए इस तमाम चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है और इसको एक प्योरली इंसानी बुनियाद पे, डेमोक्रेटिक बुनियादों पे, सेकुलर बुनियादों पे, मज़हब से बालातर होकर हल करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच बशानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक़्त दिया। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। थैंक यू।